गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और जो जीवन भर अपने आप को शिक्षक के रूप में ही परिचय करवाते हैं, ऐसे पुरुषोत्तम रूपाला जी, पिछले चुनाव में भारत की संसद में पूरे देश में सबसे अधिक वोट पाकर के जीतने वाले श्रीमान सी.आर. पाटिल जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, अखिल भारतीय प्राइमरी शिक्षक संघ के सभी सदस्यगण, देश के कोने कोने से आए सम्मानित शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, आपने इतने स्नेह के साथ मुझे अखिल भारतीय प्राइमरी शिक्षक संघ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आजादी के अमृत काल में जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप सभी शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी है। गुजरात में रहते हुए मेरा प्राथमिक शिक्षकों के साथ मिलकर के राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने का अनुभव रहा है। एक जमाने में गुजरात में ड्रॉप आउट रेट, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, करीब करीब 40% आसपास हुआ करता था, और आज ये, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, 3% से भी कम रह गया है। ये गुजरात के शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हुआ है। गुजरात में शिक्षकों के साथ मेरे जो अनुभव रहे, उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां बनाने में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारी काफी मदद की है। अब जैसे रूपाला जी बता रहे थे, स्कूलों में शौचालय न होने के कारण बड़ी संख्या में बेटियां स्कूल छोड़ देती थी, इसलिए हमने विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनवाए। यहां गुजरात में तो एक जमाने में पूरे आदिवासी बेल्ट में, गुजरात का पूरा पूर्वी छोर जो है वो हमारे आदिवासी बंधुओं का बसेरा है एक प्रकार से। उस पूरे इलाके में, उमरगाम से अंबाजी, साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई ही नहीं होती थी। आज शिक्षक न केवल वहां साइंस पढ़ा रहे हैं, बल्कि मेरे आदिवासी नौजवान बेटे बेटियां डॉक्टर और इंजीनियर भी बन रहे हैं। मैं कई बार प्रधानमंत्री के बाद जब भी मुझे विदेश जाने का एक दायित्व रहता है, जब भी जाता हूं, विदेश में इन नेताओं से जब मिलता हूं और वो जो बातें बताते हैं, यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर शिक्षक गर्व अनुभव करेगा। मैं अपने अनुभव बताता हूं आपको। आमतौर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूं, तब उनके जीवन में भारतीय शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भूटान में हुई।
और भूटान के राज परिवार के साथ जब मैं बैठा था तो वो गर्व से बताते थे, जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीढ़ी के जितने लोग भूटान में हैं उन सबको कोई न कोई हिंदुस्तान के शिक्षक ने पढ़ाया लिखाया है, और वो बड़े गर्व से कहते थे। ऐसे ही मैं जब सऊदी अरब गया, वहां के किंग बहुत वरिष्ठ और सम्मान्य महापुरुष हैं, मुझ पर उनका प्रेम भी बहुत है, लेकिन उनसे जब मैं बैठा तो बोले मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। फिर उन्होंने मुझे पूछा क्यों मालूम है? मैंने कहा आप बताइए, ये आपकी कृपा है। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं भले राजा हूं, जो भी हूं, लेकिन बचपन में मेरा शिक्षक तुम्हारे देश का था और तुम्हारे गुजरात का था, और उसने मुझे पढ़ाया। यानी इतने बड़े संपन्न देश के महापुरुष बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री के से बात करते समय एक शिक्षक के योगदान की बात करना गौरव अनुभव कर रहे थे। पिछले दिनों कोविड में आप WHO के संबंध में टीवी पर बहुत कुछ देखते होंगे। आप WHO को जो मुखिया है मिस्टर टेड रॉस, उनके कई बार टीवी पर आपने उनके बयान देखे हैं। मेरी उनकी बड़ी अच्छी मित्रता है, और वो हमेशा गर्व से कहते थे। पिछले दिनों जामनगर आए थे, तब भी वो उसी गर्व के साथ दोबारा उल्लेख किया। उन्होंने कहा बचपन से मेरी जिंदगी के हर पड़ाव में कोई न कोई हिंदुस्तानी शिक्षक का योगदान रहा है। मेरे जीवन को बनाने में भारत के शिक्षक का योगदान रहा है। और फिर तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं आज भारत आया हूं, भारत के शिक्षकों ने मुझे बनाया है, आप मुझे एक भेंट सौगात दे सकते हैं क्या? मैंने कहा क्या? बोले लेकिन आपको देनी पड़ेगी और सार्वजनिक रूप से देनी पड़ेगी। मैंने कहा जरूर दूंगा, आप बताइए। बोले आज तुम मेरा नाम हिंदुस्तानी नाम से बना लो, और मैंने सार्वजनिक रूप से मिस्टर टॉड रॉस का नाम श्रीमान तुलसी रखा था। यानी भारत के शिक्षकों के प्रति जहां जहां भी वो गए हैं दुनिया में, वो ऐसी अमिट छाप छोड़ करके आए हैं, पीढ़ियों के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। साथियों, जैसे रूपाला जी गर्व से कह सकते हैं कि वो आजीवन शिक्षक हैं, मैं स्वयं में शिक्षक नहीं हूं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक आजीवन विद्यार्थी हूं। मैंने आप सभी से समाज में जो कुछ भी होता है उससे बारीकी से ऑब्जर्व करना सीखा है। आज प्राथमिक शिक्षकों के इस अधिवेशन में अपने इन्हीं अनुभवों को मैं आज जरा जी भर करके आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। 21वीं सदी में तेजी से बदलते हुए इस समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, शिक्षक बदल रहे हैं, छात्र भी बदल रहे हैं। ऐसे में इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े, ये बहुत अहम हो जाता है। जैसे हमने देखा है, पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव,
जैसी कई चुनौतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनौती नहीं होती थी। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चे, छात्र, उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो कौतूहल है, वे माँ बाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक चैलेंज लेकर आया है। ये छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ये छात्र निडर हैं और उनका स्वभाव 8 साल की उम्र का, 9 साल की उम्र का छात्र भी टीचर को चुनौती देता है। वो शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीकों से कुछ नई चीजें उससे पूछता है, बात करता है। उनकी जिज्ञासा शिक्षकों की चुनौती देती है और वो पाठ्यक्रम और विषय से बाहर जाकर उनके सवालों को जवाब दे। यहां बैठे हुए वर्तमान टीचर वर्तमान बच्चों से रोज अनुभव करते होंगे, वो ऐसे सवाल लेकर के आते होंगे, आपको भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। छात्रों के पास इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्रोत है, इसने भी शिक्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनौती पेश की है। इस चुनौतियों को एक टीचर कैसे हल करता है, इस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन चुनौतियों को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अवसर के तौर पर देखा जाए। ये चुनौतियां हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का मौका देती है। इन्हें हल करने का एक तरीका यह है कि शिक्षण के साथ साथ स्वयं को छात्र का गाइड और मेंटर भी बनाएं। आप भी जानते हैं कि गूगल से डेटा मिल सकता है, लेकिन डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ता है। एक गुरु ही छात्र को गाइड कर सकता है कि वो अपनी जानकारियों का सही उपयोग कैसे करे। टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण तो शिक्षक ही दे सकता है। सिर्फ एक गुरु ही बच्चों को यह समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उपयोगी है और कौन सी नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी किसी विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति को नहीं समझ सकता। एक गुरु ही उसके हालात को समझकर उसे सभी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी तरह दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ये नहीं सिखा सकती कि किसी विषय की गहराई में जाकर उसे कैसे समझे, डीप लर्निंग कैसे करें। जब इंफॉर्मेशन की भरमार हो, इंफॉर्मेशन के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, तो छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कैसे एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। डीप लर्निंग और उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज 21वीं सदी के छात्र के जीवन में टीचर की भूमिका और ज्यादा बृहद हो गई है। और मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा, मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं और न ही मैं उपदेश दे सकता हूं, लेकिन आप पल भर के लिए ये भूल जाइए कि आप टीचर हैं। पल भर के लिए सोचिए कि आप किसी संतान की माताजी हैं या किसी संतान के पिताजी हैं। आप अपने बच्चे को कैसा चाहते हैं? आपके बच्चे के लिए आप क्या चाहते हैं? पहला जवाब मिलेगा साथियों, यहां से कोई इनकार नहीं कर सकता है। पहला जवाब मिलेगा, मैं भले टीचर हूं, हम माता पिता दोनों भले टीचर हैं, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षक मिले, अच्छी शिक्षा मिले। आपके दिल में भी बच्चों के लिए पहली कामना है, आपके बच्चों को अच्छा शिक्षक, अच्छी शिक्षा मिले। जो कामना आपके दिल में है, वही कामना हिंदुस्तान के कोटि कोटि माता पिता के दिल में भी है। जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो हिंदुस्तान का हर मां बाप अपने बच्चों के लिए चाहता है और वो आपसे उम्मीद करता है। साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि विद्यार्थी आपसे, आपकी सोच से, आपके रोजमर्रा के व्यवहार से, आपकी बोलचाल से, आपके उठने बैठने के तरीके से वो बहुत कुछ सीखता रहता है। आप जो पढ़ा रहे हैं और छात्र जो आपसे सीख रहा है, उसमें कभी कभी बहुत अंतर होता है। आप सोचते होंगे कि आप गणित, विज्ञान, इतिहास या कोई अन्य विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन छात्र आपसे सिर्फ वो विषय नहीं सीख रहा, वो ये भी सीख रहा है कि अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। वो आपसे धैर्य रखने, दूसरों की मदद करने जैसे गुण भी सीख रहा है। आपको देखकर ही वो सीखता है कि सख्त छवि रखकर भी स्नेह कैसे जताया जा सकता है। निष्पक्ष रहने का गुण भी उसे शिक्षक से ही मिलता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे बच्चों के लिए टीचर परिवार से बाहर वो पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसलिए आप सभी में इस दायित्व का एहसास भारत की आने वाली पीढ़ियों को बहुत मजबूत करेगा। साथियों, अभी आप जिन स्कूलों में कार्यरत हैं, वहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या तो लागू हो चुकी होगी या फिर लागू होने वाली होगी। और मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, देश के लाखों शिक्षकों ने उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षकों के परिश्रम में से ये पूरी शिक्षा नीति बन पाई है और इसके कारण सर्वदूर उसका स्वागत हुआ है। आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। इन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे थे।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी अप्रासंगिक व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रैक्टिकल पर है, आधारित है। अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग, अब कहा जाता है टीचिंग का कालखंड पूरा हो गया, अब लर्निंग के ही द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है, चाक के बारे में कुछ सिखाना है, अगर आप बच्चों को लेकर कुम्हार के घर जा सकते हैं, आप कुम्हार के घर जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। किन परिस्थितियों में कुम्हार रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, एक व्यक्ति गरीबी से बाहर आने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, और इससे बच्चों में संवेदनशीलता जगेगी। मिट्टी से कैसे सुराही बनती है, मटके बनते हैं, घड़े बनते हैं, बच्चे ये सब देखेंगे। अलग अलग तरह की मिट्टी कैसी होती है, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष नजर आएगी। ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत प्रमुख तत्व है। साथियों, अनोखे प्रयोग करने वाले और टीचिंग और लर्निंग का डिबेट तो इन दिनों सुनने को मिलता है, लेकिन मैं अपने बचपन की एक घटना आपको बताता हूं। मुझे मेरे अपने एक शिक्षक याद आ जा रहे हैं, मेरे प्राइमरी शिक्षक। वो शाम को जब स्कूल से घर जाना होता था तो बच्चों को कुछ न कुछ काम देते थे, और होमवर्क वाला नहीं, कुछ और ही काम देते थे। जैसे वो कहते थे, अच्छा भाई तुम ऐसा करना, कल 10 चावल लेकर के आ जाना। दूसरे को कहते थे तुम 10 मूंग के दाने ले आना। तीसरे को कहते थे तुम तूर की दाल 10 लेके आना। चौथे को कहते थे तुम 10 चने ले आना। हरे से कुछ न कुछ ऐसा 10-10 मंगवाते थे। उस बच्चा घर जाते याद रखता था, मुझे 10 लाना है, 10 लाना है, 10 नंबर फिक्स हो जाता था। फिर मुझे गेहूं लाना है कि चावल लाना है, तो उसके दिमाग में घर जाते पहले अपनी माँ से कह देता था, मुझे कल टीचर ने कहा ये ले जाना है। सुबह तक उसके दिमाग में वो चावल और 10, चावल और 10 ये बना रहता था। लेकिन क्लास में जब हम जाते थे तो हमारे टीचर उन सबको इकट्ठा कर देते थे और फिर सबको कहते थे, अलग अलग लोगों को, अच्छा भाई तुम ऐसा करो, इसमें से 5 मूंग निकालो। दूसरे कहते तुम 3 चने निकालो। तीसरे को कहते, यानी वो चने को पहचानना लग जाता है, वो मूंग को पहचानता है, उसको नंबर याद रहा। यानी एक ऐसी उनकी प्रैक्टिकल व्यवस्था थी, हमारे लिए बड़ा अजब लगता था, लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था। जब हम 1 साल पूरा हो गया, अगले साल गए तो भी वही टीचर थे, तो उन्होंने फिर से वही कहा। तो मेरा जैसा जरा सवाल पूछने का आदी था मैं, तो मैंने कहा साहब पिछले साल आपने ये करवाया था, दोबारा क्यों करवा रहे हो? बोले चुप रहे, तुम्हारा काम करो। ठीक है, जो कहा हम लेकर के आ गए। लेकिन दूसरे साल उन्होंने बदल दिया। उन्होंने हर एक की आंख पर पट्टी बांध दी और उन्होंने कहा स्पर्श से तुम तय करो मूंग कौन सा है, चना कौन सा है, और स्पर्श वाली इंद्रिय की क्या सामर्थ्य है, उसकी शिक्षा उन्होंने बड़ी सरलता से दे दी थी। दोस्तों, एक टीचर जब आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो कैसे करता है, ये मैं अपना अनुभव बताता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं इस एक एक्टिविटी से हमें कितना लाभ होता था। हमें गिनती के बारे में पता चला, हमें दालों के बारे में पता चला, हमें रंगों के बारे में पता चला। तो वो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ हमारी पढ़ाई कराते थे। प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना भी है, और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबको निभानी ही है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक बड़ा प्रावधान किया गया है, वो हमारे गांव, देहात और छोटे शहरों को शिक्षकों की बहुत मदद करने वाला है। ये प्रावधान है मातृभाषा में पढ़ाई का। हमारे देश में
अंग्रेजों ने 250 साल राज किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा एक वर्ग तक ही सीमित रही थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ऐसी व्यवस्था बनी कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षण को प्राथमिकता मिलने लगी। माता पिता भी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे। इसका नुकसान मेरे टीचर यूनियन ने कभी इस पर सोचा है कि नहीं सोचा है मुझे मालूम नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय आप सोचेंगे इस विषय पर, इस सरकार की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। क्या हुआ? जब ये अंग्रेजी चलने लगा तो गांव देहात और गरीब परिवार के हमारे उन लाखों शिक्षकों को जो कि मातृभाषा में पढ़कर निकल रहे थे, वो कितने ही अच्छे शिक्षक हो, लेकिन उनको अंग्रेजी सीखने का अवसर नहीं मिला था। अब उनके लिए नौकरी का खतरा मंडराने लग गया, क्योंकि अंग्रेजी का माहौल चल गया। आपकी नौकरी और आप जैसे साथियों की भविष्य में भी नौकरी निश्चित करने के लिए हमने मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया है, जो मेरे शिक्षक के जीवन को बचाने वाला है। दशकों से हमारे देश में यही चलता रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देती है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव से आए हुए, गरीब परिवार से आए हुए युवाओं को मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा। नौकरी के लिए अवसर तैयार हो जाएगी। साथियों, शिक्षकों से जुड़ी चुनौतियों के बीच आज हमें समाज में ऐसा माहौल बनाने की भी जरूरत है जिसमें लोग शिक्षक बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। अभी जो स्थितियां हैं उसमें हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर बनने की बात करते हैं, इंजीनियर बनने की बात करते हैं, एमबीए करने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को जानने की बातें करते हैं। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कोई आकर कहे कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। ये स्थिति किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये सवाल उठना बहुत आवश्यक है कि हम नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन क्या हम मन से भी शिक्षक है क्या? हम जीवन भर शिक्षक है क्या? क्या सोते जागते उठते बैठते हमारे मन में ये भावना है कि मुझे देश के आने वाले भविष्य को गढ़ना है, बच्चों को हर रोज कुछ नया सिखाना है? मैं मानता हूं समाज को बनाने में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां देखकर मुझे तकलीफ भी होती है। मैं आप बताऊंगा, आप भी मेरी तकलीफ समझ पाएंगे। मैं कभी कभी, क्योंकि मेरे मन में, जैसे अभी रूपाला जी ने वर्णन किया ना, मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी दो इच्छाएं थी, व्यक्तिगत दो इच्छाएं। एक, बचपन में जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले मेरे दोस्त थे, उनको मैं सीएम के घर बुलाऊं, क्योंकि मैं एक परिव्राजक था, मेरा नाता सबसे टूट चुका था, 3-3 दशक बीच में बीत गए थे, तो मेरा मन कर गया कि उन पुराने दोस्तों को याद करूं। और दूसरी मेरी इच्छा थी कि मेरे सभी टीचर्स को मैं अपने घर बुलाऊं और उनका सम्मान करूं। और मुझे खुशी है कि उस समय जब मैंने मेरे टीचर्स को बुलाया, एक टीचर की उम्र 93 थी। और आपको साथियों गर्व होगा, मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं, आज भी मेरे जितने टीचर जीवित हैं, मैं उनके साथ जीवन संपर्क में हूं, आज भी। लेकिन आजकल मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं कहीं कोई शादी का निमंत्रण देने आता है या किसी शादी ब्याह में जाता हूं, तो मैं उनको पूछता हूं, वो कितना ही बड़ा आदमी होगा, मैं उसको पूछता हूं, अच्छा भाई, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, क्या तुमने अपने किसी टीचर को शादी में निमंत्रण दिया है क्या? 100 में से 90%
कोई मुझे कहता नहीं कि मैंने टीचर को बुलाया है। और जब मैं सवाल पूछता हूं, लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी बनाने की जिसने शुरुआत की और तुम जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव की ओर जा रहे हो, और शादी में तुझे तेरा टीचर याद नहीं आया? ये समाज की एक सच्चाई है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम सबको सोचना चाहिए। और इस सच्चाई का एक और पहलू है। जैसे मैं ऐसे लोगों को पूछता हूं विद्यार्थी के बारे में, तो मैं टीचर को भी पूछता हूं। मैं बहुत से शिक्षकों के कार्यक्रम में जाना पसंद करता रहा हूं, बहुत सालों से जाता रहता हूं, तो मैं उनको जरूर मिलता हूं, तो पूछता हूं। मैं छोटे छोटे स्कूल के कार्यक्रम में भी जाता हूं और उनके टीचर्स रूम में बैठ करके उनसे पूछता हूं। मैं पूछता हूं भाई अच्छा बताओ भाई, आप 20 साल से टीचर हो, कोई 25 साल से टीचर हो, कोई 12 साल से टीचर हो, आप मुझे 10 विद्यार्थियों के नाम बताइए, अपने जीवन काल के 10 विद्यार्थियों के नाम बताइए जो आज जीवन में इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया है कि आपको गर्व हो रहा है कि वो आपका विद्यार्थी था और उसका जीवन सफल हुआ है। मुझे दुर्भाग्य से कहना है, बहुत सारे टीचर मुझे जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैंने 20 साल टीचर तो रहा, हर दिन आया, बच्चे मेरे साथ रहते थे, लेकिन कौन 10 विद्यार्थी अपनी जिंदगी में बना पाए और उसको मुझे याद है कि नहीं, उसको मुझे कुछ समझ रहा है कि नहीं, तो 0 रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। यानी डिस्कनेक्ट दोनों तरफ से है। ये विद्यार्थी और टीचर दोनों ही तरफ हो रहा है। और साथियों, ऐसा भी नहीं है कि सब बिखर ही गया है। हमारे खेल के मैदान में आपको स्थितियां बिल्कुल अलग मिलती हैं। हम देखते हैं कोई खिलाड़ी अगर कोई मेडल लेकर के आता है तो सबसे पहले अपने गुरु, अपने कोच को प्रणाम करता है। वो ओलंपिक जीत करके आया होगा, बचपन में जिसने खेल सिखाया होगा, उसके बीच में 15-20 साल का फासला चला गया होगा, फिर भी जब वो मेडल प्राप्त करता है उस गुरु को प्रणाम करता है। गुरु के सम्मान की भावना जीवन पर्यंत उसके मन में रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु या कोच उस खिलाड़ी पर व्यक्तिगत रूप से फोकस करता है, उसकी जिंदगी के साथ जुड़ करके उसको तैयार करता है, उस पर मेहनत करता है। खेल के मैदान से अलग शिक्षकों की सामान्य दुनिया में हम ऐसा कम ही होता देखते हैं कि कोई विद्यार्थी उन्हें जीवन भर याद कर रहा है, उनके संपर्क में है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। साथियों, समय के साथ विद्यार्थियों और स्कूलों के बीच भी डिस्कनेक्ट बढ़ता जा रहा है। पढ़कर निकलने के बाद बच्चे स्कूल को तब याद करते हैं जब उन्हें कोई फॉर्म भरना होता है और वहां से कोई दाखला लेना होता है। मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूं, क्या आपको मालूम है कि आपकी स्कूल का स्थापना दिवस या आपकी स्कूल का जन्मदिन कब होता है? जन्मदिन यानी वो कौन सा दिन था जब आपका स्कूल उस गांव में शुरू हुआ था। और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चों को या स्कूल की मैनेजमेंट को या टीचर को किसी को पता नहीं होता कि जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं या जिस स्कूल में वो पढ़े थे वो स्कूल कब शुरू हुई थी। ये जानकारी नहीं होती है भाई। स्कूल और स्टूडेंट के बीच डिस्कनेक्ट तो दूर करने के लिए ये परंपरा शुरू की जा सकती है कि हम स्कूलों का जन्मदिन मनाएं और बड़े ठाठ से मनाएं, पूरा गांव मिलकर के मनाए। और इसी बहाने आप उस स्कूल में से पढ़ करके गए सब पुराने लोगों को इकट्ठा कीजिए, पुराने सब टीचर्स को इकट्ठा कीजिए, आप देखिए एक पूरा माहौल बदल जाएगा, अपनत्व की एक नई शुरुआत हो जाएगी। इससे कनेक्ट बनेगा, समाज जुड़ेगा और आपको भी पता चलेगा
कि हमारे जो पढ़ाई हुए बच्चे हैं वो आज कहां कहां पहुंचे हैं। आप गर्व की अनुभूति करेंगे। और मैं ये भी देखता हूं कि स्कूलों को पता नहीं होता है कि उनके पढ़ाए बच्चे कहां पर पहुंच गए हैं, कितनी ऊंचाई पर है। कोई किसी कंपनी का सीईओ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल सर्विसेज में आ गया है, उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ा है वही स्कूल वाले जानते नहीं है। ये मेरा पक्का विश्वास है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर उसको उसके पुराने स्कूल से निमंत्रण आएगा तो कुछ भी करके खुशी खुशी उस स्कूल जरूर जाएगा। इसलिए हर स्कूल को अपने स्कूल का जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए। साथियों, एक बहुत अहम विषय फिटनेस और स्वास्थ्य का भी है, हाइजीन का भी है। ये सब विषय आपस से जुड़े हुए हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चों का जीवन इतना शिथिल हो गया है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती है, या तो डिजिटली मोबाइल पे बैठा है या टीवी के सामने बैठा है। मैं कभी कभी स्कूलों में जाता था तो बच्चों को पूछता था, अच्छा भाई कितने बच्चे हैं जिनको दिन में 4 बार पसीना होता है, बताइए। बहुत बच्चों को तो मालूम ही नहीं पसीना क्या होता है। बच्चों को पसीना नहीं आता क्योंकि उनको खेलने का कोई रूटीन ही नहीं है। ऐसे में उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आप सभी जानते हैं सरकार बच्चों के पोषण पर कितना फोकस कर रही है। सरकार मिड डे मील की व्यवस्था करती है। अगर भावना ये होगी कि किसी तरह खाना पूरी कर देनी है, कागजों में से सब ठीक रहना है, तो पोषण को लेकर चुनौतियां आती रहेगी। मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं दोस्तों। बजट तो सरकार देती है, लेकिन हम वो देश के लोग हैं जहां पर कोई भी अगर छोटा सा भी अन्न क्षेत्र चलाता है और वहां कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको खाना मिल जाता है, समाज उसके प्रति बड़े गर्व से देखता है, बड़ी श्रद्धा से देखता है। आज हम लंगर की बात करें, आज लंगर के प्रति बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। आज हम देखें कोई भंडारा होता है, लोगों को खिलाते हैं, बड़ी श्रद्धा। क्या हमें नहीं लगता है कि हमारी स्कूल में तो रोज भंडारा चल रहा है? उन बच्चों को खिलाने का आनंद, उनके मन को संस्कारित करने का आनंद और एक पवित्र भाव, सिर्फ उसके पेट में कुछ खाना जाता है वो इनफ नहीं है दोस्तों। हमें अनुभूति होनी चाहिए कि देखिए ये पूरा समाज, तुम भूखे न रहो, इसके लिए कितना कुछ कर रहा है उन बच्चों के जीवन के साथ। और मैं तो मानता हूं डेली गांव के 2 वरिष्ठ लोगों को बुलाना चाहिए कि आज दोपहर को मिड डे मील में आइए, हमारे बच्चों को परोसिए और आप भी साथ में खाना खाइए। देखिए पूरा माहौल बदल जाएगा। यही मिड डे मील एक बहुत बड़ा संस्कार का कारण बन जाएगा। और उससे बच्चों को कैसे खाना, कितनी स्वच्छता से खाना, कुछ खाना खराब नहीं करना, कुछ फेंकने, सारे संस्कार उसके साथ जुड़ जाएंगे। शिक्षक के तौर पर जब हम खुद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका परिणाम बहुत शानदार आता है। मुझे याद है एक बार मैं सीएम रहते हुए यहां गुजरात के एक आदिवासी बाहुल जिले के स्कूल में गया था। अब मैं वहां गया, मैंने देखा जो बच्चे थे बड़े साफ सुथरे थे और हर एक के ऊपर एकदम, जो छोटे बच्चे थे, पिन से एक हैंडकरचिप लटका हुआ था। तो और उन बच्चों को सिखाया गया था कि उसको हाथ साफ करना है, नाक साफ करना है, और वो करते थे। और जब स्कूल पूरा होता था तो जो टीचर थी वो सब उनसे निकाल लेती थी, घर ले जा करके धो करके दूसरे दिन ला करके फिर लगा देती थी। और मैंने जब जानकारी पाई, अपने यहाँ तो मालूम है, हमारे यहाँ गुजरात में तो खास है कि पुराने कपड़े बेच करके बर्तन लेते हैं, खरीदते हैं बर्तन। वो महिला गरीब थी लेकिन अपनी साड़ी बेचती नहीं थी। वो साड़ी को काट करके हैंडकरचिप बनाती थी और बच्चों को लगाती थी। अब देखिए एक शिक्षिका
अपने पुरानी साड़ी के टुकड़ों से उस बच्चों को कितना संस्कार दे रही थी जो उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। उसने सेंस ऑफ हाइजीन, उस आदिवासी इलाके की मां की बात कर रहा हूं मैं, भाइयों बहनों, सेंस ऑफ हाइजीन। और मैं वैसे एक और स्कूल की बात मैं बताऊं, मैं एक स्कूल में गया तो स्कूल में झोपड़ी जैसी स्कूल थी, वो बड़ी स्कूल नहीं थी, आदिवासी क्षेत्र था। तो शीशा एक लगा था, मिरर लगा था, आईना, 2x2 का आईना होगा। उस टीचर ने नियम बनाया था, जो भी स्कूल आएगा पहले आईने के सामने 5 सेकंड खड़ा रहेगा, खुद को देखेगा, फिर क्लास में जाएगा। उस एकमात्र से प्रयोग से जो भी बच्चा आता था तुरंत उसके सामने अपना बाल ठीक करता था, उसका स्वाभिमान जग जाता था, उसको लगता था मुझे ऐसे रहना चाहिए। बदलाव लाने का काम टीचर कितना अद्भुत तरीके से करते हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं आपका एक छोटा सा प्रयास कितने बड़े परिवर्तन ला सकता है। मैं आपको कितने ही उदाहरण दे सकता हूं जो मैंने खुद भी आप शिक्षकों के बीच रहते हुए देखे हैं, जाने हैं, सीखे हैं। लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात को लंबा नहीं खींच रहा हूं। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मुझे विश्वास है हमारी परंपरा ने गुरु को जो स्थान दिया है, आप सभी उस गरिमा को, उस गौरव को, उस महान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, नए भारत का सपना पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।